हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस चैप्टर पे 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज मेरा ये 8वां लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर पे। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स देखेंगे, मेरिट, लिमिटेशन एंड टाइप ऑफ कंपनी। तो ये सारे ही टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, जो पिछले 7 लेक्चर वीडियो थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर इंपॉर्टेंट 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 फॉर्म्स हैं। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें से ये जो पिछले 4 है ये मैं डिटेल में पढ़ चुकी हूं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पिछले 4 जो फॉर्म हमने पढ़े हैं, इनका मीनिंग, फीचर, मेरिट, लिमिटेशन, टाइप्स, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये पढ़ने हैं तो मेरे जो पिछले लेक्चर वीडियो हैं वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब होता है? तो देखिए, कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी एक, और एक बात है, जितने इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है और ये क्यों है ये भी अभी मैं बताऊंगी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल, जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एंड उसका परपेचुअल सक्सेशन है। इन सारे ही वर्ड का मतलब अभी मैं बताऊंगी, अभी केवल सुन लीजिए, ठीक है। जिसका परपेचुअल सक्सेशन है एंड हैज अ कॉमन सील, एंड जिसकी कॉमन सील है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। ये बात समझ में आई? कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है एंड उसकी कॉमन सील है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। इसको हम कंपनी कहते हैं, ठीक। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है ये आर्टिफिशियल? देखिए, हम एक जानते हैं, एक रियल नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब काल्पनिक, ठीक है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है एंड कॉमन सील है, तो इसको हम कहेंगे कंपनी। और इन चारों टर्म को अभी मैं आगे डिफाइन करूंगी, ठीक। अभी केवल इतना जान लीजिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या है? एसोसिएशन है पर्संस का एसोसिएशन है जो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं एंड इनकी लीगल जो स्टेटस है इनकी कंपनी का, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। यानी कंपनी का जो लीगल स्टेटस है एंड इसके जो मेंबर हैं, बेसिकली इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका लीगल स्टेटस अलग है। इसीलिए कहा गया है कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर होते हैं ये अलग अलग होते हैं। एंड कंपनी इज गवर्न बाय इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये जो कंपनी है इसके जो रूल रेगुलेशन है, जो गाइडलाइन है, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, ये सब किसके तहत होता है? कंपनी एक्ट 2013 के तहत होता है, ठीक है। और इससे पहले ये नया एक्ट आया, इससे पहले होता था कंपनी एक्ट 1956, ठीक। और कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है, इसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कहा गया है कि कंपनी मतलब क्या होता है? कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, या इससे प्रीवियस जो कंपनी लॉ था, मैंने बताया ना, इससे प्रीवियस क्या था? कंपनी एक्ट 1956, यानी प्रीवियस, इससे पहले जो एक्ट था उसके तहत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उसको कहा जाता है कंपनी, ठीक। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी है, बात करें ये कंपनी है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये क्या होते हैं? ये कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेंबर ऑफ द कंपनी। इनको कंपनी के मेंबर भी कहा जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर जो होते हैं वही कंपनी के असली मालिक होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यही कंपनी के मेंबर होते हैं। जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, ये हो गए कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। सपोज करिए 10 लोग हैं, तो ये कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है। और इन्हें कौन सिलेक्ट करता है? इनको सिलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, वो इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक। और जो कंपनी का कैपिटल होता है, कंपनी की जो पूरी पूंजी होती है, ठीक है, उसको डिवाइड
अच्छा वैसे मैं शेयर पे एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वहां मैंने डिटेल में बताया कि व्हाट इज शेयर। तो शेयर क्या होता है, कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, पूरी जो पूंजी है, उसको जब डिवाइड करते हैं इनटू यूनिट ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, यानी इक्वल डिनोमिनेशन की यूनिट में जब डिवाइड किया जाता है, देन ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। हर एक हिस्से को कहा जाता है शेयर। ये बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कंपनी का जो पूरा कैपिटल है वो कितने का है, वो 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और कंपनी के 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। नहीं, अभी शेयर की बात नहीं करते, सबसे पहले समझिए कि कंपनी का पूरा कैपिटल 1 लाख का है, ठीक है, और कंपनी ने 1 लाख का ये जो पूरा कैपिटल है, इसको 10,000 टुकड़ों में डिवाइड किया है, 10,000 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया है, एंड हर यूनिट की वैल्यू क्या है, ₹10। हर यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपए। तो ये जो हर यूनिट जो है ना, ये सपोज करिए 1 लाख का कंपनी का पूरा कैपिटल है, और इसको 10,000 यूनिट में कंपनी ने डिवाइड किया, और 10 रुपए का एक यूनिट है। तो ये जो एक यूनिट है ना, दैट इज कॉल्ड वन शेयर। ये जो हर एक हिस्सा है ना, इसको कहा जाएगा शेयर। शेयर मतलब वैसे भी होता है, शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, मतलब मेरा कंपनी में क्या है, हिस्सेदारी है, मेरे पास कंपनी का हिस्सा है, ठीक है। तो वही चीज है कि कैपिटल ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, इसको डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पार्ट में ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन। खास बात है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन जब मैंने अकाउंटिंग में, जब मैंने शेयर कैपिटल पढ़ा है, तो वहां पे डिटेल में बात की है। जब इसको इक्वल डिनोमिनेशन में डिवाइड करेंगे, बराबर डिनोमिनेशन में, तो हर एक यूनिट को कहा जाता है शेयर। एंड ये जो शेयर होते हैं, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये फ्रीली आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब एक शेयर होल्डर बेचे, दूसरा शेयर होल्डर खरीद ले, आसानी से ये फ्रीली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता है। अभी हम आगे चल के प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी भी पढ़ेंगे। तो पब्लिक कंपनी के केस में आसानी से शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। किसी को पैसे की जरूरत है, अपने पास से शेयर बेच दो, दूसरे ने खरीद लिया, ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के ओनर होते हैं, एंड दे हैव डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, ठीक है, उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। वो डायरेक्टली, जो शेयर होल्डर होता है, वो डायरेक्टली कंपनी नहीं चला रहे होते, कंपनी कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली पर जरूर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। ये जो शेयर होल्डर होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन कंट्रोल होता है कंपनी पे, ठीक है। तो दिस इज कंपनी, दिस इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। अब इसके जो मैंने वो बताया था ना कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, इन सबका क्या मतलब होता है मैं आपको डिटेल में एक एक बताती हूँ। यहाँ फीचर्स में हम डिस्कस करेंगे इन सबको, ठीक है। तो जो कंपनी है, इसके मैं फीचर्स की बात करती हूँ। सबसे पहला फीचर है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसकी डिफिनेशन में मैंने बताया ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप तब से सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है। देखिए, जो नेचुरल पर्सन होता है, जैसे नेचुरल पर्सन होता है ना, वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है उसकी, उस पर उधार भी हो सकता है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट भी कर सकता है, वो किसी पे केस भी कर सकता है, स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, या उस पे भी कोई केस कर सकता है, ठीक है। तो जैसा नेचुरल पर्सन के केस में होता है ना, वैसे ही कंपनी के केस में भी होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल पर्सन सांस भी तो ले सकता है, खाना भी तो खाता है, दौड़ता है, बात करता है, ठीक है, पर कंपनी क्या ये सब कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। तो इसीलिए कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, डेट उधार ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, लेकिन खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती। तो इसलिए इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए ये पर्सन तो है कंपनी, पर ये नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए कहा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ गया? कंपनी की डिफिनेशन में जो सबसे पहली बात मैंने कही थी कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, डेप्ट हो सकता है, ये सब है, लेकिन कंपनी बात नहीं कर सकती, रन नहीं कर सकती, टॉक नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती। देयरफॉर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एंड कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक लॉ के तहत क्रिएट होती है, ठीक है। एंड इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, यानी कंपनी इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर से। ये अभी आगे चल के भी बात होगी। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग है, इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये जो शेयर होल्डर है, भगवान ना करे शेयर होल्डर तो आते जाते रहते हैं। ये शेयर होल्डर को पैसे की जरूरत थी, इसने अपने शेयर बेच दिए दूसरे को, फिर उसको पैसे की जरूरत थी, उसने बेच दिए दूसरे को। तो शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बट कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, ठीक। एंड कंपनी एक लॉ के तहत, कंपनी एक्ट 2013 एक लॉ के तहत कंपनी फॉर्म होती है, ठीक। तो ये हो गया इसका पहला फीचर।
दूसरा फीचर क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी फॉर्म होती है, तो कंपनी की एक अलग पहचान होती है, एक आइडेंटिटी, अलग आइडेंटिटी होती है। कंपनी का नाम होता है ना, ठीक है, तो इसकी अपनी अलग पहचान है फ्रॉम इट्स मेंबर। ऐसा नहीं है कि कंपनी को इसके मेंबर, इसके शेयर होल्डर से जाना जाएगा। जबकि आपने सोल प्रोप्राइटर के केस में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या है, अगर मेरी कोई रिटेल शॉप है तो मेरा नाम, मतलब मैं अपनी रिटेल शॉप, मेरी कोई दुकान है, तो मतलब मेरी पहचान मेरी दुकान से है, मेरी दुकान की पहचान मेरे से है, तो हम दोनों एक ही हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कानूनी रूप से कंपनी अलग है और इसके मेंबर अलग हैं, ठीक है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा था, अगर मेरी दुकान में मतलब लॉस हो या कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करूंगी, मैं करूंगी, क्योंकि लीगली सोल प्रोप्राइटर और उसकी जो दुकान है, जो भी रिटेल शॉप है, वो अलग अलग नहीं है, ठीक। जबकि कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एसेट एंड लाइबिलिटी जो है, दीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द ओनर। जो शेयर होल्डर है उनकी एसेट लाइबिलिटी और कंपनी की एसेट लाइबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। तो इन द आई ऑफ लॉ, लॉ की नजर में क्या है कि बिजनेस और उसके ओनर जो है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक। ओनर मतलब शेयर होल्डर। तो ये दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर क्या है, फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्म करना आसान है क्या? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत आसान है, ज्यादा कोई लॉ वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत आसानी से जिस दिन चाहूं मैं दुकान खोल सकती हूँ, जिस दिन चाहूं बंद कर दूं, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन बात करें तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है, महंगा भी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेज है, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी है, तभी मेरी कंपनी स्टार्ट हो सकती है। तो ये इसका एक फीचर है, और ये इसकी एक लिमिटेशन भी कह लीजिए, क्योंकि फीचर से ही अभी हम मेरिट्स एंड लिमिटेशन की बात करेंगे, ठीक। फिर आगे बात करें कि अगला जो फीचर है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मतलब होता है लगातार। परपेचुअल मतलब क्या होता है, परपेचुअल मतलब होता है लगातार, चलता रहता है, कांस्टेंट, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सक्सेशन मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, भले ही इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कंपनी के मेंबर मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर है, उनकी भगवान ना करे कोई डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इल हेल्थ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो वही है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी चलती रहती है। देखिए, कंपनी एक लॉ के तहत फॉर्म हुई है, कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू अ लॉ, देयरफॉर इट इज ब्रॉट टू एन एंड थ्रू अ लॉ। यानी कंपनी ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती है, अगर इसके शेयर होल्डर को कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी। कंपनी को खत्म करने का, कंपनी को बंद करने का एक लीगल प्रोसेस होता है, जैसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, एक सेपरेट टॉपिक है, वो मैंने वहां पे डिटेल में पढ़ा है कि कंपनी जब वाइंड अप होती है ना, थ्रू अ लीगल प्रोसेस, एक लीगल प्रोसेस होता है लंबा, उसके तहत कंपनी वाइंड अप होती है, ऐसी कंपनी नहीं वाइंड अप होती है। देखिए यहां लिखा है इट इज सीज टू एग्जिस्ट, यानी कंपनी बंद होती है थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर इट्स क्लोजर या वाइंडिंग अप, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी का क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी लगातार चलती रहती है, भले ही इसके मेंबर आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत हो जाए आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहती है, परपेचुअल मतलब लगातार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और मेरे दोनों चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड प्लीज मेरा जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर क्या है, कंट्रोल। अगला फीचर क्या है, कंट्रोल। तो कौन कंट्रोल करता है कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं, तो वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ लोग होते हैं, 5 6 या 2 3 ऐसे करके, 2 3 नहीं, 5 6 7 ऐसे करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं,
ठीक है, ये नॉर्म्स होते हैं कि कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल, ये टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल अपॉइंट करते हैं और वही लोग बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। ठीक, और ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वही डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके लिए वही डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी की जो भी पॉलिसी वगैरह है, जो भी नॉर्म्स वगैरह है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बनाते हैं। ठीक, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्ट कंट्रोल की बात करें ना, कंपनी पे कंट्रोल किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करने के लिए टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट करते हैं और इनके नीचे मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ऐसे पूरी टीम बनती है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का और फिर काम होता है। ठीक, तो इसका पांचवा फीचर हुआ। अगला जो फीचर है दैट इज रिलेटेड विद लाइबिलिटी। अगला जो फीचर है वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक, आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर मेरी कोई शॉप है, मेरी रिटेल शॉप है, नुकसान हो जाए तो क्या होगा? मेरे शॉप के जितने एसेट्स हैं वो बेच दिए जाएंगे और उसके बाद भी अगर वो जो डेप्ट है, उधार है या लॉस है, नहीं फुलफिल हुआ तो क्या होगा? मेरे जो पर्सनल एसेट हैं वो भी बेचे जाएंगे ताकि वो उधार पेमेंट हो, पर्सनल एसेट भी बेचे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है? लाइबिलिटी जो है दैट इज लिमिटेड। यहां पे क्या होता है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कितनी लिमिटेड होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। किसी शेयर होल्डर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है इस कंपनी में, ठीक है, वही उसकी लिमिटेड, वही उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है। तो इसीलिए कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी क्या है? उसकी लाइबिलिटी है लिमिटेड। ये कह लीजिए इसका मेरिट है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि शेयर होल्डर को अपने पर्सनल एसेट नहीं बेचने पड़ेंगे। अगर कंपनी लॉस में चली जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो इसकी लाइबिलिटी शेयर होल्डर की कितनी है? केवल उतनी है जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कंपनी में। ठीक है, और जो क्रेडिटर है, जिसने कंपनी को उधार दिया है, ठीक है, जिसको वापस मिलना, अगर कंपनी का लॉस हो रहा है या कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो क्रेडिटर कंपनी के एसेट वगैरह जो है वही बेच सकता है अपने जो क्लेम है उसको सेटल करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाएगी। ठीक, तो यानी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स की मिनिमम होती है, सॉरी लिमिटेड होती है, सॉरी मिनिमम नहीं, लिमिटेड होती है। अब एक चीज है, देखिए वहां पर मैंने जब आपको शेयर कैपिटल डिटेल में पढ़ाया था तो वो एक बात मैंने बताई थी कि सपोज करिए 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए कॉल किए एप्लीकेशन की स्टेज पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे कंपनी ने 8 रुपए मंगा लिए, पर 2 रुपए कंपनी ने मंगाए नहीं थे शेयर होल्डर से। 2 रुपए पर शेयर कंपनी ने नहीं मंगाए थे, वो कंपनी ने छोड़े हुए थे, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो मंगाएंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, ठीक है, या जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो उस केस में ये जो 2 रुपए बचे हुए थे ना, जो शेयर होल्डर्स को देने थे, तो वो कंपनी कॉल करती है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, द मेंबर कैन बी आस्क्ड। मेंबर जो शेयर होल्डर है उन्हें कहा जा सकता है कि कंट्रीब्यूट करे टू लॉस, यानी अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो जो 2 रुपए आपके बच गए थे ना, ठीक है, जो भी अनपेड था, पे आपने 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए आपने पे कर दिए थे, कंपनी ने मांगे थे 2 रुपए, उस समय कंपनी ने छोड़ दिए थे, कहा था कि बाद में मांगेंगी, तो ये जो अनपेड अमाउंट है ना, ये कंपनी मांग सकती है। पर बाकी शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट या और कोई चीजें नहीं यूज की जाती हैं कंपनी के लॉस को कवर करने के लिए। बस जो अनपेड अमाउंट है शेयर का, वो कंपनी कॉल कर सकती है। ठीक, तो ये इसका नेक्स्ट फीचर हो गया। अगले फीचर की बात करते हैं, कॉमन सील। जब मैं कंपनी की डिफिनीशन बताई थी तो मैंने ये भी कहा था ना, कॉमन सील। तो कॉमन सील का मतलब क्या है कि देखिए, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर जो नेचुरल पर्सन होता है वो क्या कर सकता है? वो साइन कर सकता है, हम साइन कर सकते हैं, बट कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी तो साइन कर नहीं सकती है। अपने नाम के आगे साइन तो कर नहीं सकती है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है और साइन कर दे, ऐसा तो कर नहीं सकती है ना। तो कंपनी की एक मोहर होती है, कंपनी की एक सील होती है, और वही उसका क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है वो उसकी सील होती है, तो वही डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाता है, वही माना जाता है कि कंपनी की तरफ से वो डॉक्यूमेंट है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो कॉमन सील नहीं है, कंपनी के जो ऑफिशियल सिग्नेचर है वो नहीं है, तो यानी वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉमन सील। हमने, हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके नीचे अपनी साइन करते हैं ना, तो ये तो हम नेचुरल पर्सन हम साइन कर सकते हैं, बट कंपनी नहीं कर सकती, तो कंपनी की लगती है मोहर, कंपनी की लगती है सील। अगर सील लगी है तो इसका मतलब ये कंपनी का वैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक, तो ये हो गए 7 फीचर्स। ठीक, एक और फीचर है, बात करते हैं रिस्क बियरिंग की। कंपनी में रिस्क तो है, बहुत रिस्क है,
तो ये रिस्क कौन बियर करेगा? तो रिस्क बियर करता है शेयर होल्डर। जो कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी का मेंबर है, वो रिस्क बियर करता है। जबकि आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जहां पे सिंगल ओनर है या पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे कौन रिस्क बियर करता था? पार्टनर्स बियर करते थे। 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, वो बियर करते थे। सोल प्रोप्राइटर है यानी मेरी दुकान है तो मैं रिस्क बियर करूंगी। लेकिन कंपनी के केस में जितने शेयर होल्डर है, ऑल द शेयर होल्डर बियर द रिस्क। ठीक है, कंपनी में कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाए, कुछ लॉस वगैरह आ जाए, ठीक है, तो जितना उनका शेयर है, जितनी उनकी हिस्सेदारी है कंपनी के कैपिटल में, वो उनका कह लीजिए वो रिस्क पर है। ठीक है, वो उनका रिस्क है। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी में क्या होता है, जो रिस्क है वो कई शेयर होल्डर के बीच में बढ़ गया। लेकिन सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या है कि जो रिस्क है, सोल प्रोप्राइटर में केवल सिंगल पर्सन का रिस्क है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स का रिस्क है। लेकिन कंपनी के केस में जो रिस्क है वो शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर मिलकर इस रिस्क को बियर करते हैं। सबका नुकसान है, सबके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे रिस्क क्या है, स्प्रेड हो जाता है ओवर द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक, तो ये हो गए इसके 8 फीचर्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। फीचर्स अगर अच्छे समझ में आ गए हैं तो अब मेरिट्स एंड लिमिटेशन डिस्कस करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहला इसका मेरिट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की सबसे अच्छी बात, मेरिट क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। बताया था ना, लाइबिलिटी लिमिटेड है। शेयर होल्डर कितने, यहाँ पे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है लेकिन वो लिमिटेड है। और कितनी लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड। अगर कुछ भी, वो बताया था ना, अगर 2 रुपए बच गया है पे करना, तो केवल उतना ही, जो अमाउंट अनपेड है, केवल वही उनकी लायबिलिटी है। ठीक है, 10 रुपए का अगर मैंने कोई शेयर खरीदा है किसी कंपनी में, तो अगर एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का, तो यही मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी है, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर 10 रुपए के शेयर में कंपनी ने मुझसे 8 रुपए मांग लिए थे उसी समय, 2 रुपए कंपनी ने कहा था बाद में मांगेगा, तो यानी अगर कंपनी में लॉस है या कोई दिक्कत आती है तो मुझे केवल 2 रुपए जो बचे हुए थे वही देने पड़ सकते हैं, बाकी और कोई मेरी पर्सनल कह लीजिए प्रॉपर्टी फ्री होगी फ्रॉम एनी चार्जेस। ठीक, कंपनी के केवल एसेट को यूज किया जाएगा। अगर कंपनी पे कुछ उधार है, डेप्ट है, तो कंपनी के एसेट यूज किए जाएंगे, जो मेंबर्स हैं उनके पर्सनल एसेट, उस पर चार्ज नहीं लगेगा। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, मेरिट है। अगला जो मेरिट है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो शेयर्स हैं दैट आर दोज आर इजिली ट्रांसफरेबल। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है, ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को इजिली बेच सकते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर को इजिली बेच देंगे। मिस्टर बी को शेयर खरीदना है, ये शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, तो यानी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी शेयर जो है इजिली ट्रांसफरेबल है, ओनरशिप इजिली ट्रांसफरेबल है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसके शेयर जो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिनको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं हो रहा। मैंने किसी इस कंपनी के शेयर खरीद लिया, अब वो शेयर अगर बिक ही नहीं रहे हैं तो मेरे लिए दिक्कत है ना, मुझे पैसे की जरूरत है तो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर आसानी से मतलब शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो जाते हैं, बाई सेल हो जाते हैं। तो इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट भी इजिली करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी पैसे की जरूरत है आप लिक्विडेट कर सकते हैं। और एक बात और है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में है, प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, जो हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंपनी में। ठीक, नेक्स्ट जो इसका मेरिट है दैट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो अभी पहले भी डिस्कस हुआ था कि भगवान न करे डेथ हो जाए, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी हो जाए मेंबर की, बट कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी अलग पहचान है। ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर से अलग उसकी अपनी पहचान है, कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंट मेरिट हो गया। अगला जो मेरिट है दैट इज स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। देखिए, कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो कंपनी के पास जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के कंपेयर में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड कंपनी को पब्लिक से भी आसानी से पैसा मिल जाता है, लोन भी मिल जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो कंपनी को एक्सपेंड करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। जबकि आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के केस में एक लिमिट तक ही एक्सपेंड हो सकती है, बट अगर बहुत बड़े स्केल पे अगर एक्सपेंड करना है तो कंपनी का फॉर्म ही हो सकता है वो। ठीक है, और इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के शेयर खरीदने में। क्यों? क्योंकि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ओनरशिप आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, मतलब जब हमें शेयर बेचना है आसानी से बेच सकते हैं और हमें रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, शेयर में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन, कंपनी के केस में एक्सपेंशन के ज्यादा स्कोप होता है। ठीक, अगला जो इसका मेरिट है दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि कंपनी का, देखिए कंपनी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई भी दूसरे रिसोर्सेज कंपनी के पास, as compared to sole proprietorship, as compared to partnership, as compared to Hindu family business, ठीक है, as compared to cooperative society, इन सबके कंपेयर में कंपनी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। तो रिसोर्सेज ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी जो है बहुत ही क्वालिफाइड, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट पीपल हायर कर सकती है और उनकी एक्सपर्टीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकती है ना। तो इसलिए कंपनी क्या होती है, प्रोफेशनली मैनेज होती है। जबकि इससे पहले जो जितने भी फॉर्म पढ़े हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, उसमें क्या था, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो बहुत एक्सपर्ट प्रोफेशनल पर्सन नहीं हायर कर पाते थे। तो क्योंकि कंपनी बहुत एक्सपर्ट लोगों को हायर कर पाती है, इसलिए कंपनी में क्या होती है, ग्रेटर एफिशिएंसी, यानी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर पाती है, सही डिसीजन ले पाती है। ठीक है, ये प्रोफेशनली मैनेज होती है कंपनी। ठीक, तो ये हो गए इसके कुछ मेरिट्स। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशन की। इतने सारे अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। पहली कमी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। कंपनी आसानी से फॉर्म हो जाती है, मैंने बताया था ना, कंपनी फॉर्म करने में देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज इन इज इन्वॉल्व। कंपनी के फॉर्म होने में बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे लॉ होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो कंपनी फॉर्म करने में समय ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, एक्सटेंसिव नॉलेज रिक्वायर्ड है लॉ की। ठीक है, तो कंपनी फॉर्म करना ना, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, वो आसान है फॉर्म करना। कंपनी फॉर्मेशन इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगली जो लिमिटेशन है दैट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी। देखिए, जो कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी एक्ट के तहत जो पब्लिक कंपनी है उसे अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक के साथ शेयर करनी होती है। क्योंकि पब्लिक ने कंपनी के शेयर खरीदे है ना, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए कंपनी एक्ट के तहत कंपनी को अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सब शेयर करनी होती है। ठीक है, जनरल पब्लिक के साथ। कंपनी के आप वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे आपको सेक्शन मिल जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो कंपनी को नेशनलाइज न्यूज़पेपर में प्लस अपने वेबसाइट पे जो भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सब भी शेयर करनी होती है, और भी कई टाइप की इंफॉर्मेशन कंपनी को शेयर करनी होती है। ये एक्ट के तहत कंपनी को करना ही होता है। तो इसलिए क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी, इसलिए कंपनी अपने बारे में कुछ सीक्रेट नहीं रख पाती है। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था या पार्टनरशिप में क्या था, वो जो कुछ भी उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो पार्टनर्स के बीच में ही है। या सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरी दुकान का जो प्रॉफिट नुकसान, ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये सब मैं जानती हूँ, बाकी और कोई नहीं जानता, तो वो उसे मैं सीक्रेट रख सकती हूँ। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। इम्पर्सनल, कंपनीज में जनरली जो वर्क एनवायरमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा इम्पर्सनल होता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। कंपनी एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही होती है, तो इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम होता है। और क्योंकि कंपनी की जनरली साइज बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा होता है, तो यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कम होते हैं। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका जो है अपने एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर के साथ, क्रेडिटर के साथ जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है। जबकि एक छोटी सी दुकान है सोल प्रोप्राइटरशिप की, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी है ना, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा पर्सनल इन्वायरमेंट होता है। लेकिन कंपनी में जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज इम्पर्सनल। ठीक, तो ये एक लिमिटेशन है। अगली जो लिमिटेशन है दैट इज न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रेगुलेशन है। सही बात है, कंपनी को फॉर्म करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे रेगुलेशन है, ऑडिट कराना पड़ता है, वोटिंग्स होती है, रिपोर्ट फाइल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइन है वो फुलफिल करने होते हैं, जैसे सेबी के, रजिस्ट्रार के। ठीक है, तो इससे क्या है, कंपनी की जो फ्रीडम होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और कंपनी का बहुत सारा समय, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा पैसा इन गाइडलाइन को ही पूरा करने में जाता है। ठीक है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। अगली जो लिमिटेशन है दैट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी के केस में थोड़ा डिसीजन लेने में भी डिले आता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रही है, जहां पे सबसे ऊपर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट किया है, फिर टॉप मैनेजमेंट के बाद आ रहा है मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो सोचिए, इतने बड़े, मतलब हजारों लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, इन सारे लोगों को मिल करके काम करना है। ठीक है, कोई भी अगर मैसेज है
ठीक है, कुछ काम आया है, कुछ मैसेज है, तो सोचिए ऊपर से पूरा ये मैसेज नीचे तक सर्कुलेट होने में इसमें टाइम जाएगा। फिर कुछ चीजें हैं जो ऊपर से अप्रूवल चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए, तो उसमें भी समय जाएगा। तो इसलिए ना, और फिर उन पे एक्ट भी तो करना है, डिसीजन लेना है एंड उस पे एक्शन भी लेना है। ठीक है, तो वहां पे समय जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कि डिसीजन लेने में, कम्युनिकेट करने में, एक्शन लेने में क्या होता है, समय जाता है। ठीक, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अगली जो लिमिटेशन है दैट इज कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी चाहिए, हायर सैलरी चाहिए, और कुछ पर्क्स चाहिए, बोनस चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए। कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए। शेयर होल्डर को क्या चाहिए, शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न चाहिए, डिविडेंड चाहिए, शेयर की वैल्यू बढ़े, ये चाहिए। ठीक है, तो क्या इन कंपनी जो है इन सबकी डिमांड पूरी कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि कंपनी को इन सबको खुश रखना है। कंपनी को चाहिए कि वो एम्प्लॉय को भी खुश रखे, कस्टमर को भी खुश रखे, शेयर होल्डर भी खुश रहे। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, यानी इनका जो इंटरेस्ट होता है उसमें कन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि सबको एक साथ खुश रखना काफी बार दिक्कत होती है। तो ये एक कंपनी की लिमिटेशन है। ठीक है, दीज डिमांड पोज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी। कंपनी को मैनेज करने में ये जो इनकी अलग अलग डिमांड्स है ना, वो कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और कभी कभार क्या होता है, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कभी कस्टमर दुखी है, कभी शेयर होल्डर, कभी इंप्लॉय दुखी है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है कंपनी में। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में ना, अब मैं टाइप ऑफ कंपनी ना अगले लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। एंड आज मेरा ये तीसरा बैक टू बैक मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, और प्लीज ये लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।